नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं कि एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहले बात होगी दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में दिग्गजों की गूंज। आज अमित शाह और अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अब मात्र 3 घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार के और उसका दिन 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का ये शोर। तो किस तरह हो रहा है राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है संसद से जुड़ी। जी हां, संसद में आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन यानी कि सोमवार का दिन काफी हंगामेदार देखने को मिला है और अभी भी ये सत्र लगातार जारी है। क्या कुछ नजर आया है अभी तक और किस बात को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है राजस्थान से जुड़ी। जी हां, जहां राजस्थान विधानसभा में आज धर्मांतरण बिल को पेश किया गया है। बीते नवंबर में कैबिनेट की तरफ से इसको मंजूरी मिली थी, जिसके बाद में अब आज इस बिल को पेश किया गया है। क्या कुछ प्रावधान है इस बिल में, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि इससे पहले और कौन कौन से राज्यों की तरफ से इस कानून को लाया गया है, तो बताएंगे विस्तार से आपको इन तीनों ही प्रमुख खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले न्यूज पंच की शुरुआत दिल्ली की प्रमुख खबर के साथ, जहां दिल्ली में चुनावी माहौल है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और अब प्रचार के अंतिम 3 घंटे ही बचे हैं। शाम 5 बजे प्रचार का ये शोर थम जाएगा और ऐसे में रोड शो और चुनाव प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर प्रियंका गांधी, सभी ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में लगा दी है। हालांकि मुद्दे कई सारे हैं जो दिल्ली वालों के दिल में है। ऐसे में बुधवार को यानी कि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता मतदान करेगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की किस्मत हो जाएगी ईवीएम में कैद और फिर इंतजार रहेगा 8 फरवरी का, जब गिनती होगी और साफ हो जाएगा कि दिल्ली के रण में किसने बाजी मारी है, दिल्ली वालों ने किस पर भरोसा जताया है और किससे बनाई है दूरी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपना वनवास खत्म करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 2 बार से बंद अपना खाता खोलने की जुगत में है। तो वहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। अब किसकी मेहनत कितना रंग लाएगी, ये तो 8 फरवरी को ही साफ होगा। करेंगे इसी पर बात चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी किस तरह अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होती नजर आ रही है। केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को विकास से जो वंचित रखा, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, पीने का शुद्ध पानी हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात हो, हर प्रकार से दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं और खुद के लिए सुख सुविधाएं, खुद मुख्यमंत्री निवास एक मिसाल के रूप में दिल्ली वासियों के सामने है। आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है। लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ डबल इंजन लगेगा।
तो बीजेपी किस तरह से हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी पर, वो हमने आपको सुनाया है। लेकिन इसके साथ ही ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। तमाम समर्थक जुट रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का शोर अब से कुछ ही देर में यानी कि 5 बजे ये शोर थम जाएगा और उससे पहले लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। समर्थक भी इस जुगत में लगातार जुटे हुए हैं, चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इसके साथ ही इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी लगातार डोर टू डोर अभियान चला रही हैं। जो तमाम दिल्ली की जनता है उनसे बातचीत की जा रही है, उनको अपने अपने जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसका पूरा एक लिस्ट सौंपी जा रही है, पर्चे दिए जा रहे हैं। तो वो भी आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि प्रियंका गांधी किस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। और इन सबका अगर हम देखें तो दिल्ली दंगल का ये आखिरी दाव है और देखना होगा कि विधानसभा में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इन्हीं सबके बीच में दिल्ली में संदीप दीक्षित ने भी अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। केजरीवाल साहब से जरूर पूछना चाहता हूं कि आप जिस तरीके के काम शिक्षा और स्वास्थ्य में करते थे, वो हमारी जो 15 साल की सरकार थी उसके क्रांतिकारी काम से आप उसका औसतन भी आप विकास नहीं कर पाए। कांग्रेस ने 7 अस्पतालों की जमीनें तैयार कर दी, 3 पर काम चालू कर दिया, आप उसको 7-8 साल में बना तक नहीं पाए, बेड्स नहीं बना पाए। और जो लोग इन बिस्तरों के कारण, इन बेड्स के कारण जिनकी मृत्यु हो गई, उसका कौन जिम्मेवार है? तो संदीप दीक्षित को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा, सब लोगों को बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा। ये इंजन सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की। तो देखिए, 2 प्रमुख पार्टियों की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो लगातार दिल्ली चुनाव जब से बात शुरू हुई है तब से वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे धीरज का। धीरज, अब सिर्फ 3 घंटे भी अब अगर हम कुल मिलाकर देखें तो अब नहीं बचे हैं। ऐसे में बयानबाजी का पारा भी बढ़ा हुआ है, क्या नजर आता है, क्योंकि चुनाव प्रचार का ये दौर अब अंतिम निशान में है। बिल्कुल आपने सही कहा, अंतिम समय है, अंतिम दौर है। 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा तो एक बार फिर से गृह मंत्री चुनावी मैदान में उतरकर और जनता को बता रहे हैं कि ये यही केजरीवाल है जिन्होंने कहा था कि हम घर नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम किसी तरीके की सुरक्षा नहीं लेंगे, और कैसे इन्होंने 50,000 के एकड़ में अपना शीश महल खड़ा कर लिया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती दिख रही है और कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता को साधने की कोशिश हो रही है, जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शाम के 5 बजे के बाद वो किसी प्रकार का जो चुनावी प्रचार या किसी प्रकार का चुनावी अभियान का भागीदार नहीं बन पाएंगे, जनता के बीच नहीं जा पाएंगे। तो अंतिम जो लड़ाई है, अंतिम जो कोशिश है, क्योंकि चुनाव में कहा जाता है कि जो बात अंतिम में कही जाती है हो सकता है वही जनता के दिल पे उतर जाए, वही बात जनता उसी बात पर जनता जो है अपनी मुहर लगा दे। तो इसलिए जो आप कह रही हैं कि टाइम तो अब 3 घंटे से कम का बचा है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो एक मिनट का एक कह सकते हैं कि उपयोग करते हुए और जनता के बीच में रहेंगे, और जब तक शाम के 5 नहीं बजेंगे ये चुनावी शोर चलता रहेगा। और हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि एक के बाद अभी कई रोड शो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी 15 रोड शो हैं जो कि शाम 5 बजे तक होने हैं। उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के भी रोड शो हैं, और उसी प्रकार से जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के भी कई रैलियां और रोड शो 5 बजे से पहले आयोजित है। तो अंतिम वक्त है, अंतिम वक्त में जो अपना पूरा जोर शोर जनता के बीच में दिखा रहे हैं। जी
जोरों शोरों से चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बयानबाजी का जो पूरा पारा है वो भी इस वक्त चढ़ा हुआ है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल को हमने सुना, अरविंद केजरीवाल अपनी बातों में दो पार्टियों का जिक्र करते हुए नजर आए, यानी कि ये समझा जाए कि वो कांग्रेस को किसी भी मैदान में देखते ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। जो आम आदमी पार्टी हमेशा इनकी ये कोशिश रही है कि उसकी जो लड़ाई हो वो कांग्रेस पार्टी से नहीं हो, उनकी जो लड़ाई हो वो भारतीय जनता पार्टी से हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी न किसी रूप में तो चुनाव के बाद जो मैदान में है वो डटे रहना चाहती है। जो उनकी लड़ाई होती है, जहां भी लड़ाई है वह त्रिकोण बनता है लड़ाई का। उस लड़ाई में जो सीधे तौर पे जो नुकसान हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का होता उनको दिख रहा है। इसलिए जो कांग्रेस की बात को एक तरीके से भुलाते हुए या कांग्रेस की बात को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करना चाहती है, ताकि जो मुकाबला हो उसमें वोटों का बंटवारा नहीं फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं धीरज, देखने वाली बात ये भी होगी कि दिल्ली के अंदर जो 70 विधानसभा सीटें हैं उनमें से कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि जनता किसे पसंद करेगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, आज संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा करना भी शुरू कर दिया। हंगामा करते हुए विपक्ष ने महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा उठाया और नारेबाजी भी की, जिसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को जमकर फटकार लगाई और कहा कि राष्ट्रपति ने कुंभ हादसे का भी जिक्र किया है। उनके अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस पर गहन चर्चा हो सकती है। दरअसल 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद में आज से दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, पर विपक्ष तुरंत महाकुंभ में हुई भगदड़ पर चर्चा की मांग करता नजर आया है। फिलहाल विपक्ष के इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही लगातार जारी है और आज के लोकसभा और राज्यसभा सत्र को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं विपक्ष द्वारा हंगामा करने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कुछ कहा है। अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है तो आप यही काम कीजिए, और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। तो लोकसभा स्पीकर को आपने सुना, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जनता ने आपको भेजा है, टेबल तोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं भेजा है, बल्कि मुद्दों को उठाने के लिए भेजा है, चर्चा करने के लिए भेजा है। इसके साथ ही विपक्ष के द्वारा जो तमाम हंगामा किया गया आज राज्यसभा और लोकसभा में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर होती हुई नजर आई है। बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। दुर्घटना है वो कोई किसी के द्वारा निर्मित नहीं की गई है, और उस घटना के लिए बाकी सभी लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और संबंधित जितने भी हमारे देश के वरिष्ठ हैं, सब उसके प्रति चिंतित हैं। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे पर वॉकआउट किया जाए। अध्यक्ष जी के बार बार कहने के बाद भी कि भाई प्रश्नकाल के बाद हम इस मुद्दे को आप लाएं तो हम उसको चर्चा करवा देंगे, लेकिन ये देखने में आया है कि विपक्ष कभी भी प्रश्नकाल को भी ख़त्म कर देता है और हंगामा करता है, वो सदन चलना ही नहीं देना चाहता और जनता को गुमराह करने का काम करता। तो सीधे तौर पर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि आप पहले प्रश्नकाल को चलने दीजिए, उसके बाद में महाकुंभ के मुद्दे को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार अड़ा रहा कि तुरंत चर्चा होनी चाहिए। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ। ऋषि, आज बजट सत्र का तीसरा दिन और तीसरा दिन भी कहीं ना कहीं सोमवार जो है काफी हंगामेदार नजर आ रहा है। जब से सत्र शुरू हुआ, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, दोनों ही जगह पर सदन में काफी हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर ने फटकार भी लगाई। बिल्कुल, देखिए दोनों सदनों में जो स्थिति बनी, हालांकि दोनों सदनों को चलाया गया और वहां पर लोकसभा में भी प्रश्नकाल चला, राज्यसभा में भी प्रश्नकाल चला, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष की क्या भूमिका रही, विपक्ष ने क्यों हंगामा किया, क्यों शोर शराबा किया। क्योंकि लोकसभा में तो
स्पीकर ने कह ही दिया था कि आप प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि शून्यकाल के समय में आपको मुद्दे उठाने का जो भी अवसर है वो मिलेगा और इस पर आपको पर्याप्त अवसर है कि आप आगे अपनी बातों को रखें। इसी तरीके से राज्यसभा में अगर हम देखें तो राज्यसभा में 9 जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए गए थे, उनमें से इससे संबंधित भी कार्य स्थगन प्रस्ताव था, जिनमें कि सभापति ने कहा कि किसी भी कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को प्रॉपरली उसको टेकअप नहीं किया गया है, इसलिए वो सब खारिज किए जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही वही प्रश्नकाल को लेकर कही कि प्रश्नकाल के दौरान जिस तरीके से तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, सप्लीमेंट्रीज के जवाब दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़ी दुख की बात है कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा अधिकार है कि प्रश्नकाल के समय सरकार के से सवाल करने का, आज वो वॉकआउट करके बाहर हैं और उनको अपने अधिकार और दायित्वों को समझना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है विपक्ष के रूप में वो सवाल पूछने की, और सवाल पूछने के समय वो वॉकआउट कर रहे हैं। इसमें जो एक और मसला है वो ये है कि शुरुआत में हमने देखा कि जो विपक्ष है वो समूचा विपक्ष वॉकआउट नहीं किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं, फिर बाद में टीएमसी भी वॉकआउट करके आई। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका शुरुआत में जिस तरीके से हमने देखा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन ही और बजट सत्र के दौरान ही समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया था। हालांकि वो गतिरोध थोड़े समय का था और ये कार्यवाही आगे बढ़ पाई थी, लेकिन पूरी की पूरी अगर हम बात देखें तो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर वॉकआउट की रणनीति इस बार विपक्ष ने अपनाई है, जिससे कि वो अपने ही अधिकारों को, जो प्रश्न करने का अधिकार है, उससे दूर होते जा रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है और क्या वो अपनी भूमिका निभाने के लिए सदन में वापस लौटते हैं। जी, इस पूरे हंगामेदार सत्र को लेकर अगर हम देखें तो आज कई सारे विधायी कामकाज भी थे, उसमें से कितने कामकाज अभी तक पूरे हो पाए हैं ऋषि? देखिए, जहाँ तक कामकाज की बात करें तो कामकाज बाधित नहीं हुआ है। हाँ, गतिरोध उसमें ज़रूर देखने को मिला। कामकाज के लिहाज से देखें तो दोनों ही सदनों में एडजॉर्नमेंट नहीं हुआ, लेकिन वॉकआउट हुआ। जी। सवाल यही है कि वॉकआउट के समय जब बात रखी जा रही थी तो उन्हें अवसर था अपनी बात रखने का। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल चले, प्रश्नों के जवाब दिए गए। हालांकि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लगातार हंगामा होता रहा, शोर शराबा होता रहा, जिससे मंत्रियों के जो प्रश्नों के जवाब थे वो उसमें काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हुई। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है और वहाँ पर विपक्ष मौजूद है। ऐसी बात नहीं है कि अब उनको समझ में आ गया कि धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्हें अपनी बात रखने का अब जो अधिकार है उसको वो खो नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अब जो आने वाले समय में जो गतिरोध है वो कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चर्चा में भाग लेने का जो समय मुकर्रर किया गया है राज्यसभा में 15 घंटे के लिए और लोकसभा में 14 घंटे के लिए, उसका अवसर विपक्ष जरूर उठाना चाहेगा। जी, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर? आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वॉकआउट करना ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है? देखिए, हंगामा करने के बाद जो विपक्ष की जो पहली मांग थी कि सब कामकाज छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जो प्रयाग में घटना हुई है उससे संबंधित चर्चा की जाए, जबकि हम जानते हैं कि जो बजट सत्र है, बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करना हमारी संवैधानिक जरूरत है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। ऐसे में उन्होंने प्रश्नकाल को रोककर इस पर चर्चा करने की मांग की। दूसरा, गतिरोध लोकसभा में विपक्ष की रणनीति ये रही कि वो लगातार 1 घंटे तक नारेबाजी करते रहे और हंगामा करते रहे, लेकिन बावजूद इसके जब सदन का स्थगन नहीं हुआ तब उन्होंने इस हथियार का उपयोग किया कि वो वॉकआउट करते हैं। वॉकआउट करने का अधिकार है, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, लेकिन बात यही है कि वॉकआउट आपने क्यों किया जबकि आपके पास अवसर था अपना मुद्दा उठाने का, सवाल पूछने का, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने का आपका अधिकार था। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जरूर चर्चा में भाग लेंगे और इसमें उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन ये पोस्चरिंग का एक मुझे लगता है कि इशू है कि उन्होंने वॉकआउट किया एक मुद्दे पर। जी, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, और लगातार संसद की इस कार्रवाई पर नजर आप बनाए रखिएगा। इसी के साथ तीसरी महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं जो है राजस्थान से जुड़ी। जी हाँ, जहाँ राजस्थान सरकार ने आज विधानसभा में एक अहम बिल पेश किया है जिसका नाम है धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक। इस बिल में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर के कड़ी सजा का प्रावधान है। बिल को स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर ने सदन में रखा है। दरअसल पिछले साल नवंबर में
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी और इस विधेयक में कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासन में भी धर्म को लेकर के जो बिल है वो 2 बार साल 2006 में और साल 2008 में भी पास हुआ था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस बिल को नामंजूर कर दिया था और अब 16 साल बाद एक बार फिर से धर्मांतरण बिल लाया गया है नए प्रावधानों के साथ, जिसमें जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले देश के कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है और राजस्थान भी अब इसी कड़ी में है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस धर्मांतरण विरोधी बिल में क्या कुछ खास है और क्या प्रावधान है। तो पहली बार जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है। हालांकि अभी इसे पटल पर रखा गया है, सदन में रखा गया है। नाबालिग या SC/ST के मामले में 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान इस विधेयक में है, यानी कि अगर ये कानून बनता है तो इतनी सजा हो सकती है। साथ ही समूह में या फिर बार बार धर्म परिवर्तन कराने पर भी कड़े प्रावधान इस बिल में लिखे गए हैं। इसके अलावा लालच या फिर डराकर धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है, यानी कि अगर आप किसी को लालच देकर या फिर डरा धमका करके अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो 10 साल की सजा हो सकती है। पीड़ित को 5 लाख तक के मुआवजे का भी प्रावधान इस बिल में रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मर्जी से धर्म अगर कोई व्यक्ति बदलना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को इसकी जानकारी देनी होगी कि वो खुद अपना धर्म बदलना चाहता है। इसके अलावा लव जिहाद साबित होने पर भी शादी रद्द होगी, इसके साथ ही सजा भी होगी, यानी कि अगर आप लव जिहाद करते हैं और ये साबित हो जाता है तो जो शादी है उसे रद्द कर दिया जाएगा, उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही सजा भी होगी, गैर जमानती अपराध भी माना जाएगा ये कृत्य। तो ये तमाम विधेयक में ये तमाम प्रावधान रखे गए हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें तो इससे पहले भी कई राज्यों की तरफ से ये कानून लाया जा चुका है। कौन कौन से वो राज्य है उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। तो इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी तरफ से इसको लेकर कानून को लाया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1967 में ओडिशा में ये कानून बना, 1968 में मध्य प्रदेश और 1978 में अरुणाचल प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर के कानून लाया गया। साल 2003 में अगर हम देखें तो गुजरात में लाया गया और 2021 में इसमें संशोधन किए गए हैं गुजरात के अंदर। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड में भी ये कानून लागू है। हालांकि हम उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर इस वक्त UCC लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही 2020 में उत्तर प्रदेश में भी धर्मांतरण पर कानून बन चुका है। तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण को लेकर के ये कानून बना है। कर्नाटक में 2022 में ये कानून बना। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुरारी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अब मुरारी, अगर something I would agree with directionally. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed, because manufacturing went from 15.3% of GDP to 12.6%. So the first question that any alternative vision would answer to the youngsters of our country is, okay, what and how are we going to solve this problem of employment? Any country basically organizes two things. You can organize consumption, and then you can organize production. Modern way of saying organizing consumption is services. Modern way of saying organizing production is manufacturing.
But there is more to production than simply manufacturing. For example, agriculture also is about production. Now, pretty much every government since 1990 has done a decent job on consumption, on organizing consumption. Which are the companies that organize consumption? Uber organizes consumption. Reliance organizes consumption. Adani organizes consumption. But we have, as a country, failed in organizing production. We have excellent companies that try to organize production. They are the Mahindras of this world. They are the Bajajs of this world. Part of Tata's organizes production, but the record of the country in organizing production is dismal. And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. Because some Chinese youngster is earning a salary to make or to produce that product. So the first message I would give in a presidential address would be that India has to focus completely on production. Because if we do not focus on production and we continue to focus only on consumption, we will find that we will run huge deficits, we will increase inequality, and eventually we will run into a serious problem. Social problem because of unemployment, which we are already facing. If you look at the numbers of the amount of people who are in jail, if you look at the numbers that are spent on internal security, if you look at the numbers spent on our police forces, they're all spiraling. They're all rising. And everybody understands that social tension is on the rise in India. So now the next question comes, okay, so where is this employment going to come from? What is India going to produce? And for that, I'd like to tell all the youngsters of this country that there is a revolution taking place, an exciting revolution. The world is transforming completely. And the change that is taking place, at the heart of the change that is taking place, we are moving from the world of the internal combustion engine to the world of the electric motor. We are moving from petrol to batteries. We are moving wind, solar, potentially nuclear energy. So our entire way of moving is changing. And this is going to change every single thing. It is going to change warfare. It is going to change medical treatment. It is going to change education. It is going to change how we eat. It is going to change every single thing. Now, the last time there was a revolution called the computer revolution, the government of India had a clear focus. We looked at that revolution. It was the Congress government. We looked at the revolution and we decided clearly that we are going to focus on the development of software. तो संसद की कार्रवाई लगातार जारी है और इस वक्त लोकसभा से राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में प्रस्ताव, जो धन्यवाद प्रस्ताव है, उस पर चर्चा करते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ ही हमलावर भी होते हुए नजर आए। कई बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो युवा है वो देश का भविष्य तय करेंगे। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पर जो मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।